हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल सम्राट एजुकेशन में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में आप लोगों को बीएससी एग्रीकल्चर फिफ्थ सेमेस्टर के एक विषय जियो इन्फॉर्मेटिक्स एंड नैनो टेक्नोलॉजी फॉर प्रिसीजन फार्मिंग एजी 511 का मैं आप लोगों को 15 से 16 मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन कराने वाला हूं। और इसमें मैं आप लोगों को कुछ लॉन्ग क्वेश्चन भी बताऊंगा जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो आप लोग इस वीडियो को जरूर देखिएगा। और यदि आप लोगों ने ये वीडियो देख लिया तो आप लोगों का शॉर्ट क्वेश्चन इससे बाहर से नहीं आएगा। एक या दो बाहर से आ सकता है, लेकिन इससे बाहर से जहां तक उम्मीद है शॉर्ट क्वेश्चन नहीं आएगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना देरी के। पहला क्वेश्चन, उससे पहले बता दूं, यदि आप लोगों को इसका पीडीएफ चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक और व्हाट्सएप नंबर दिया गया है, मैसेज करके आप लोग इसका पीडीएफ भी ले सकते हैं। चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन है सिमुलेशन। सिमुलेशन से आप क्या समझते हैं, इसका लाभ व हानि लिखिए। ठीक है, सिमुलेशन से आप क्या समझते हैं, इसके लाभ व हानि को लिखिए। या अनुकरण या प्रतिरूपण से क्या समझते हैं, इसके लाभ और हानि को लिखिए। तो ये लॉन्ग क्वेश्चन है, याद रखिएगा। चलिए इसके बारे में देखते हैं। अनुकरण या प्रतिरूपण क्या होता है, या इसको सिमुलेशन बोलते हैं। ठीक है, शॉर्ट क्वेश्चन है, बार बार पूछता है। मैं आप लोगों को 3 से 4 पेपर दिखा सकता हूँ जिसमें लगातार पूछा गया क्वेश्चन है। तो किसी वास्तविक चीज, प्रक्रम या कार्यकलाप या किसी अन्य विधि से अनुकरण या नकल करना अनुकार या सिमुलेशन कहलाता है। ठीक है, किसी वास्तविक चीज, प्रक्रम या कार्यकलाप का किसी अन्य विधि से अनुकरण मतलब नकल करना, यह कहलाता है सिमुलेशन कहलाता है। ठीक है, सिमुलेशन एक तकनीक है, सिमुलेशन एक टेक्नोलॉजी है जिसमें वास्तविक या अभ्यंतर घटनाओं की नकल बनाई जाती है। ठीक है, जिसमें वास्तविक समय या अभ्यंतर घटनाओं की क्या बनाई जाती है, नकल बनाई जाती है। मतलब उसी की तरह का एक नकल बनाया जाता है ताकि उसका अध्ययन किया जा सके और उसे अनुभव किया जा सके। ठीक है, तो इतना समझ में आ गया कि अनुकरण क्या होता है। इसका लाभ देखिए अभी, इसका लाभ क्या है अनुकरण का। ठीक है, सिमुलेशन का लाभ क्या है, तो इसका लाभ है कि समझने में आसान होता है। ठीक है, यह जो होता है सिमुलेशन, अनुकरण जो होता है समझने में आसान होता है। यह समझने की अनुमति देता है कि वास्तविक समय के सिस्टम पर काम किए बिना सिस्टम वास्तव में कैसे संचालित होता है। ठीक है, दूसरा इसका लाभ है कि यह परीक्षण करने में भी आसान होता है। ठीक है, सिस्टम में परिवर्तन और वास्तविकता समय प्रणाली पर काम किए बिना उत्पादन पर उनके प्रभाव को बनाने की अनुमति देता है सिमुलेशन। ठीक है, तीसरा इसका लाभ है कि अपग्रेड करने में आसान होता है। ठीक है, अलग अलग विन्यास लागू करके सिस्टम की आवश्यकताओं को निर्धारित करने की अनुमति देता है। अगला पॉइंट है बाधाओं की पहचान करना आसान होता है। ठीक है, इसकी जो बाधा होती है, जो कमजोरी होती है, उसकी वो पहचानना आसान होता है। तो बाधा रहित विश्लेषण करने में सहायक होता है, जिसके कारण कार्य, प्रक्रिया, सूचना आदि में विलंब होता है। ठीक है, तो यह तो थे इसके लाभ। आगे देखेंगे इसके हानि। ठीक है, इसके हानि क्या है, अनुकरण या सिमुलेशन की हानि क्या है। तो अनुकरण तथा प्रतिरूपण के उपयोग में कुछ नुकसान भी होते हैं, जिन्हें देखते हैं। जैसे पहला है कि एक मॉडल डिजाइन करना एक कला है जिसमें डोमेन ज्ञान, प्रशिक्षण और अनुभव की आवश्यकता होती है। ठीक है, इसमें इसके जिस बारे में भी आपको, इसके बारे में, सिमुलेशन के बारे में आपको ज्ञान होना चाहिए, तभी आप इसका डिजाइन कर सकते हैं। ठीक है, अगला यादृच्छिक संख्या का प्रयोग कर तंत्र में सक्रियता जाती है अतः परिणाम का पूर्वानुमान लगाना कठिन होता है। ठीक है, मतलब दूसरा पॉइंट, इसका पूर्वानुमान लगाना कठिन होता है अनुकरण से। अगला, सिमुलेशन के लिए जनशक्ति की आवश्यकता होती है और यह अधिक समय लेने वाली प्रक्रिया होती है। सिमुलेशन अधिक समय लेने वाली प्रक्रिया होती है, तीसरा दोष इसका यह है। और चौथा इसका दोष यह है कि अनुकरण की प्रक्रिया जो होती है, सिमुलेशन की प्रोसेस होता है, ये थोड़ा महंगा होता है। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं यह क्वेश्चन आपको अच्छे समझ में आ गया होगा कि सिमुलेशन क्या है, इसका लाभ और हानि बताइए। चलिए आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है जियोडेसी। जियोडेसी को बोला जाता है भूगणित। जियोडेसी से आप क्या समझते हैं, इस प्रकार से क्वेश्चन है। तो जियोडेसी क्या है जान लीजिए। पृथ्वी की जियोडेसी पृथ्वी की ज्यामितीय आकृति, अंतरिक्ष में अभिविन्यास और गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र के सटीक रूप से मापने और समझने का विज्ञान है। ठीक है, जियोडेसी क्या है, जियोडेसी पृथ्वी की ज्यामितीय आकृति, अंतरिक्ष में अभिविन्यास और गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र को सटीक रूप से मापने और समझने का एक विज्ञान है। जियोडेसी अस्थायी रूप से अलग अलग 3D में, 3D मतलब जानते होंगे आप लोग, तो 3D में पृथ्वी की ज्यामितीय, गुरुत्वाकर्षण और स्थानीय अभिविन्यास को मापने और प्रस्तुत करने का विज्ञान है। ठीक है, 3D को बोला जाता है 3 डायमेंशन या त्रिविमीय। त्रिविमीय क्या होता है, एक प्रकार का बोल सकते हैं ग्राफ होता है, जिसके माध्यम से हम क्या करते हैं, ज्यामितीय, गुरुत्वाकर्षण और स्थानिक अभिविन्यास को मापने और प्रस्तुत करने का हम लोग काम करते हैं। इसके किसके माध्यम से, जियोडेसी के माध्यम से। जियोडेसी को बताता है भूगणित। भूगणित क्या है, भूगणित के विज्ञान की वह शाखा है जिसमें पृथ्वी की ज्यामितीय आकृति, अंतरिक्ष में अभिविन्यास और गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र को सटीक रूप से मापने और समस्याओं का विज्ञान है। ठीक है, या इनका अध्ययन किया था उसको बोला था जियोडेसी विज्ञान या जियोडेसी। आगे देखते हैं
कार्टोग्राफी, कार्टोग्राफी क्या होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है कार्टोग्राफी, याद रखिएगा। कार्टोग्राफी को बोला जाता है मानचित्रण या चित्रकला। तो मानचित्र तथा विभिन्न संबंधित उपकरणों की रचना, इनके सिद्धांतों और विधियों का ज्ञान एवं अध्ययन मानचित्र कहलाता है। ठीक है, मानचित्र आप लोग जानते हैं, उसी को बोला जाता है कार्टोग्राफी। तो मानचित्र तथा विभिन्न उससे संबंधित उपकरण की रचना करना, इसके सिद्धांत और विधि का ज्ञान एवं अध्ययन करना, ये क्या कहलाता है, मानचित्र कला कहलाता है। ठीक है, जो लोग तरह तरह के नक्शे और चार्ट की वो रेखा चित्र बनाने में माहिर होते हैं, उन्हें कार्टोग्राफर या मानचित्रात्मक कहते हैं। ठीक है, तो जो लोग इस सभी चीजों को बनाते हैं, जो लोग तरह तरह के नक्शा और चार्ट की रेखा चित्र बनाने के लिए माहिर होते हैं, उनको कार्टोग्राफर बोला जाता है। और कार्टोग्राफी क्या होता है, तो मानचित्र जो होता है विभिन्न प्रकार से संबंधित उपकरणों की रचना और इनके सिद्धांतों और विधियों का ज्ञान में अध्ययन करना कहलाता है। ठीक है, उम्मीद करते हैं यह क्वेश्चन भी आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। चलिए अगला क्वेश्चन है रिमोट सेंसिंग। रिमोट सेंसिंग क्या है, तो जान लीजिए रिमोट सेंसिंग। तो पृथ्वी की सतह से सीधा संपर्क किए बिना उसके बारे में जानकारी प्राप्त करने और उसकी व्याख्या करने का विज्ञान है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट में सॉरी एग्जाम में आएगा, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, 100% नोट कर लीजिए, एग्जाम में आएगा। ठीक है, रिमोट सेंसिंग। तो पृथ्वी की सतह से सीधा संपर्क किए बिना उसके बारे में जानकारी प्राप्त कर रहे हैं और उसकी व्याख्या करने के विज्ञान को ये रिमोट सेंसिंग कहा जाता है। रिमोट का मतलब होता है दूर। देखिए मैं थोड़ा रिमोट सेंसिंग जो शब्द है इसका मतलब बता देता हूँ। यह जो रिमोट है इसका मतलब होता है दूर, और सेंसिंग का मतलब होता है अध्ययन करना। ठीक है, या विशेषता का पता लगाना। सेंसिंग मतलब होता है विशेषता का पता लगाना। तो जब दूर से हम किसी चीज के बारे में पता लगाते हैं, किसी चीज की विशेषता के बारे में पता लगाते हैं, उसी को क्या बोला जाता है, रिमोट सेंसिंग बोला जाता है। ठीक है, रिमोट सेंसिंग इसे बोला जाता है कि पृथ्वी की सतह से सीधा संपर्क किए बिना उसके बारे में जानकारी प्राप्त करने और उसकी व्याख्या करने की विज्ञान को रिमोट सेंसिंग बोला जाता है। रिमोट सेंसिंग दूरस्थ स्थानों पर रिकॉर्डिंग, अवलोकन, संवेदन वस्तुओं या घटनाओं की गतिविधियों को संदर्भित करता है। रिमोट सेंसिंग में सेंसर वस्तुओं या घटनाओं के साथ सीधे संपर्क में नहीं होता है। जानकारी को एक हस्तक्षेप के माध्यम से वस्तुओं घटनाओं से सेंसर तक यात्रा तक करने के लिए भौतिक वाहक की आवश्यकता होती है। ठीक है, जहां पर रिमोट सेंसिंग का यूज किया था। रिमोट सेंसिंग क्या होता है, समझ में आ गया होगा। रिमोट सेंसिंग जो होता है पूछता है कभी कभी कितने प्रकार का होता है, तो रिमोट सेंसिंग जो होता है 3 प्रकार का होता है, मैं बता देता हूँ। सैटेलाइट रिमोट सेंसिंग, दूसरा होता है ऑप्टिकल और इंफ्रारेड रिमोट सेंसिंग, तीसरा होता है माइक्रोवेव रिमोट सेंसिंग, जिसमें सैटेलाइट रिमोट सेंसिंग और माइक्रोवेव रिमोट सेंसिंग पूछता है, जो कि मैं लॉन्ग क्वेश्चन कराऊंगा तो वहां पर बताऊंगा। ये देखेंगे थोड़ा सा इसका सीमा। ठीक है, इसका सीमा और अनुप्रयोग कहाँ पे है, थोड़ा सा अनुप्रयोग 4-5 पॉइंट देखेंगे और 2-3 पॉइंट इसका सीमा देखेंगे। तो कहाँ पर इसका उपयोग नहीं किया जा सकता, तो डेटा संग्रह और डेटा खरीद की मात्रा। ठीक है, इसका सीमा क्या है, डेटा संग्रह करना और डेटा खरीद की मात्रा, पहले इसकी सीमा। दूसरा है डेटा विश्लेषण और व्याख्या के साथ समस्या, डेटा विश्लेषण करने में और व्याख्या के साथ समस्या होती है। तीसरा पॉइंट है सभी मौसम क्षमता के साथ समस्या होती है, क्योंकि कुछ सेंसर क्लाउड के माध्यम से देख नहीं सकते हैं, कुछ सेंसर ऐसे होते हैं जो क्लाउड में नहीं देख सकते। तो यह इसका था सीमा। थोड़ा सा इसका अनुप्रयोग देखेंगे, तो पहला इसका अनुप्रयोग है जहाजों पर सोनार सिस्टम समुद्र के नीचे यात्रा किए बिना ही समुद्र तल की छवियों को देखने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। ठीक है, रिमोट सेंसिंग को जहाज पर सोनार सिस्टम समुद्र के नीचे की यात्रा किए बिना ही समुद्र तल की जो छवि होती है उसके बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए उपयोग किया जा सकता है। अगला पॉइंट है उपग्रहों पर कैमरे का उपयोग महासागरों में तापमान परिवर्तन की छवियों को बनाने के लिए किया जा सकता है। अगला पॉइंट है बड़े जंगल की आग को अंतरिक्ष से मैप किया जा सकता है, जिससे रेंजरों को जमीन से कहीं ज्यादा बड़ा क्षेत्र देखने की अनुमति मिलती है। ठीक है, तो यह था इसका अनुप्रयोग। उम्मीद करते हैं इसका अनुप्रयोग भी आप लोगों को अच्छे समझ में आ गया होगा। चलिए चलते अगले क्वेश्चन पे। GDI क्या है, GDI के बारे में पूछता है बार एग्जाम में, लॉन्ग में भी पूछ सकता है, और मैंने लॉन्ग में इसको करवा दिया। पीछे आप लोगों ने वीडियो नहीं देखा तो लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा प्लेलिस्ट का, वहां से जाकर आप लोग देख लीजिएगा। तो GDI का पूरा नाम होता है जियो स्पेटियल डाटा इंफ्रास्ट्रक्चर। ठीक है, जियो स्पेटियल डाटा इंफ्रास्ट्रक्चर, इसका पूरा नाम क्या होता है, जियो स्पेटियल डाटा इंफ्रास्ट्रक्चर। तो यह एक सिस्टम प्रणाली है। क्या है, एक सिस्टम प्रणाली है जो लोगों, प्रक्रियाओं, डेटा और प्रौद्योगिकी को आपस में जोड़ती है। ठीक है, जो लोगों को और प्रक्रियाओं की को क्या करती है, डेटा, सॉरी फिर सुनिएगा, इसका पूरा नाम होता है जियोस्पेटियल डेटा इंफ्रास्ट्रक्चर। ठीक है, यह एक सिस्टम प्रणाली या सिस्टम है जो लोगों को प्रक्रियाओं, डेटा के आदि के माध्यम से जोड़ती है आपस में। ठीक है, यह एक सूचना संरचना है जो भू अस्थायी डेटा को संग्रहित करने, प्रबंधित करने, प्रदर्शित करने और साझा करने के लिए डिजाइन की जाती है। ठीक है, GDI जो होता है जियोस्पेटियल डाटा इंफ्रास्ट्रक्चर, यह एक प्रकार का भू संरचना होता है जो भू अस्थायी डेटा को संग्रहित करने के लिए, प्रबंधित करने के लिए, प्रदर्शित करने के लिए और साझा करने के लिए डिजाइन किया जाता है। इसका मुख्य उद्देश्य होता है भौगोलिक रूप से दिखाई जाने वाली जानकारी को
एक संगठित, एकीकृत और साझा रूप से उपयोगकर्ताओं तक पहुंचाना। ठीक है, इसका मुख्य उद्देश्य भौगोलिक रूप से दिखाई जाने वाली जानकारी को एक संगठित, एकीकृत और साझा रूप से उपयोगकर्ताओं तक पहुंचाना होता है। ठीक है, तो यह था जीडीआई। जीडीआई का पूरा नाम जियो स्पेटियल डाटा इंफ्रास्ट्रक्चर, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन, नैनो फर्टिलाइजर। तो सबसे पहले आप लोग जान लीजिए कि नैनो क्या होता है। नैनोमीटर नाम आप लोगों ने सुना होगा, नैनोमीटर। ठीक है, नैनोमीटर मतलब क्या था, वह ऐसा होता है जिसको हम लोग अपनी नग्न आंखों से नहीं देख सकते, मतलब कि बहुत सूक्ष्म होता है। ठीक है, नैनो मतलब होता है बहुत छोटा। ठीक है, बहुत छोटा या बहुत सूक्ष्म को बोला था नैनो, मतलब समझ गए नैनो मतलब। चलिए ठीक है, अब देखेंगे नैनो फर्टिलाइजर क्या होता है। तो नैनो उर्वरकों में पोषक तत्वों के नैनो फार्मूलेशन शामिल होता है। ठीक है, जो नैनो उर्वरक होते हैं उनमें पोषक तत्वों के नैनो फार्मूलेशन शामिल होते हैं, जो रासायनिक उर्वरकों के अत्यधिक उपयोग से संबंधित प्रतिकूल प्रभावों के साथ साथ उर्वरक अनुप्रयोग आवृत्ति को भी कम करते हैं। ठीक है, नैनो उर्वरक में पोषक तत्वों के नैनो फार्मूलेशन शामिल होते हैं, जो क्या करते हैं, जो रासायनिक उर्वरकों के अत्यधिक उपयोग से संभावित प्रतिकूल प्रभावों के साथ साथ उर्वरक अनुप्रयोग आवृत्ति को भी कम करते हैं। इसके अलावा नैनो उर्वरकों के प्रयोग से रासायनिक अवशेष में भारी कमी आती है। ठीक है, नैनो उर्वरकों के प्रयोग से रासायनिक अवशेष में भारी कमी आती है, जैसे नैनो यूरिया। नैनो यूरिया क्या है, एक नैनो उर्वरक है ना, क्या है, नैनो उर्वरक है। ठीक है, या नैनो फर्टिलाइजर बोल सकते हैं। तो नैनो फर्टिलाइजर क्या होता है समझ में आ गया। चलिए चलते हैं आगे, स्पेटियल वेरिएबिलिटी। ठीक है, स्पेटियल वेरिएबिलिटी, इसको स्थानिक परिवर्तनशीलता भी बोला जाता है। तो स्थानिक परिवर्तनशीलता तब होती है जब विभिन्न स्थानों पर मापी गई मात्रा उन मूल्यों को प्रदर्शित करती है जो विभिन्न स्थानों पर भिन्न होते हैं। ठीक है, स्पेटियल वेरिएबिलिटी या स्थानिक परिवर्तनशीलता क्या है, तो स्थानिक परिवर्तनशीलता तब होती है जब विभिन्न स्थानों पर मापी गई मात्रा उन मूल्यों को प्रदर्शित करती है जो विभिन्न स्थानों पर भिन्न होते हैं। तो इसी प्रोसेस को स्पेटियल वेरिएबिलिटी बोला जाता है। ठीक है, उम्मीद करते हैं क्वेश्चन भी आपको समझ में आया होगा। जैसे किसी क्वेश्चन में आपको कहीं से भी कोई भी दिक्कत हो तो आप लोग हमें बता सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक, व्हाट्सएप नंबर दिया गया है, कमेंट में भी बता सकते हैं आप लोग। ठीक है, चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है जियो इन्फॉर्मेटिक्स क्या होता है। क्या है जियो इन्फॉर्मेटिक्स क्या होता है, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप लोगों के एग्जाम के लिए। तो जियो इन्फॉर्मेटिक्स क्या होता है, तो भूविज्ञान सूचना एक एकत्रित स्थानिक अनुसंधान उपकरण। ठीक है, भूविज्ञान जो होता है वह सूचना एक एकीकृत स्थानिक अनुसंधान उपकरण है। इसमें सर्वेक्षण और मानचित्रण, रिमोट सेंसिंग, भौगोलिक सूचना प्रणाली, ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम, भूगणित और कंप्यूटर विज्ञान सहित विषयों को एक विस्तृत श्रृंखला शामिल होती है, जिससे हम लोग क्या करते हैं, भूमि से जुड़ी जानकारी को प्राप्त करते हैं। या बोल सकते हैं कि ये एक प्रकार की टेक्नोलॉजी है जो डेटा को एकत्र करता है और व्यवस्थित करता है, फिर गणना करने और विश्लेषण करने में मदद करता है। ठीक है, जियो इन्फॉर्मेटिक्स क्या है, एक प्रकार की टेक्नोलॉजी है। ठीक है, जो क्या करता है, डेटा को एकत्र करता है, फिर व्यवस्थित करता है और फिर गणना करने के लिए और विश्लेषित करने के लिए उपयोग किया जाता है उसको, जियो इन्फॉर्मेटिक्स से जो डेटा प्राप्त होता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो नैनो बायो सेंसर क्या होता है। नैनो मतलब मैंने बता दिया है, बायो मतलब जो होता है, सेंसर मतलब आप लोग जानते हैं, मैंने बताया हुआ है। सेंसिंग मतलब क्या होता है, किसी कार्य में अध्ययन करना। ठीक है, या विशेषता का अध्ययन करना। तो यह एक प्रकार की सेंसिंग डिवाइस होती है। नैनो बायो सेंसर एक प्रकार का क्या होता है, सेंसिंग डिवाइस होता है। क्या होता है, एक प्रकार का सेंसिंग डिवाइस होता है। यह विशेष रूप से जैविक इंटरेक्शन का उपयोग करके किसी सामग्री के अनुमान के लिए डिजाइन किया गया है। ठीक है, नैनो बायो सेंसर को किसी विशेष रूप से जैविक इंटरेक्शन का उपयोग करके किसी सामग्री के अनुमान के लिए डिजाइन किया गया है और फिर ट्रांसडक्शन और इलेक्ट्रोमैकेनिकल व्याख्या की मदद से इन इंटरेक्शन को पठनीय रूप में मूल्यांकन किया जाता है। मतलब पढ़ने के लिए इस प्रकार से इनको मूल्यांकित किया जा सकता है कि इनको हम लोग पढ़ सके, तो उसी को बोला जाता है नैनो बायो सेंसर। ठीक है, नैनो बायो सेंसर क्या है, एक प्रकार की सेंसिंग डिवाइस है। यह विशेष रूप से जैविक इंटरेक्शन का उपयोग करके किसी सामग्री के अनुमान के लिए डिजाइन किया गया है और फिर ट्रांसडक्शन और इलेक्ट्रोमैकेनिकल व्याख्या की मदद से इन इंटरेक्शन को पठनीय रूप में मूल्यांकित किया जाता है। तो इसी को बोला जाता है नैनो बायो सेंसर। ठीक है, उम्मीद करते हैं क्वेश्चन भी आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, जो कि 100% एग्जाम में आएगा, एसटीसीआर। एसटीसीआर इसका पूरा नाम होता है सॉइल टेस्ट क्रॉप रिस्पांस। क्वेश्चन पूछता है एसटीसीआर क्या है, इसका उद्देश्य और अवधारणा बताइए। तो हम सब कुछ जानेंगे एसटीसीआर क्या होता है। तो इसका पूरा नाम होता है एसटीसीआर का, जैसा कि मैंने आप लोग बताया, सॉइल टेस्ट क्रॉप रिस्पांस। ठीक है, सॉइल टेस्ट क्रॉप रिस्पांस। तो फसल पोषक तत्वों की जरूरतों को पूरा करने के लिए कुशल फसल निषेचन कार्यक्रम अस्थायी कृषि की पूंजी होती है। ठीक है, फसल कुशल निषेचन का अर्थ होता है कि फसल की पैदावार को अनुकूल करना, पर्यावरणीय पोषक तत्वों के नुकसान को कम करना,
जो आर्थिक रूप से पर्यावरण के लिए महत्वपूर्ण होता है। तो इतना बात समझ में आया। चलिए देखते हैं एसटीसीआर। एसटीसीआर का पूरा नाम होता है सॉइल टेस्ट क्रॉप रिस्पांस। यह एक कृषि तकनीक है जिसमें किसान अपने खेत की मिट्टी की जांच कर सकता है और उसकी पूर्वानुमान लगा सकता है कि इस प्रकार की मिट्टी में कौन से पोषक तत्व मौजूद है और उसमें कितनी मात्रा है, किस पोषक तत्व की कमी है। इन सभी बातों के बारे में जब किसान पता लगाता है तो उसी को बोला जाता है सॉइल टेस्ट क्रॉप रिस्पांस। ठीक है, कि सॉइल को टेस्ट करने के बाद क्रॉप किस प्रकार का रिस्पांस देगा इसके बारे में अध्ययन किया जाता है, तो उसी को बोला जाता है एसटीसीआर। ठीक है, एसटीसीआर समझ में आया। इसका पूरा नाम होता है सॉइल टेस्ट क्रॉप रिस्पांस। ये एक कृषि तकनीक है जिसमें किसान अपने खेत की मिट्टी की जांच कर सकता है और उसकी पूर्वानुमान लगा सकता है। पूर्वानुमान मतलब होता है किसी चीज की जानकारी के बारे में पहले से अनुमान लगाने की प्रक्रिया को बोला जाता है पूर्वानुमान या फोरकास्टिंग। तो किस प्रकार की मिट्टी में कौन से पोषक तत्व मौजूद है और उसकी कितनी मात्रा है, इन सभी के बारे में अध्ययन लगाना क्या कहलाता है, एसटीसीआर कहलाता है। इसका उद्देश्य क्या है, तो इसका उद्देश्य विभिन्न फसलों के लिए गणितीय समीकरणों और अलग अलग कृषि संबंधित क्षेत्रों का उपयोग करके सिंचाई या सुरक्षात्मक सिंचित स्थितियों के तहत एक विशिष्ट कृषि जलवायु क्षेत्र में लक्षित पैदावार प्राप्त करने के लिए मृदा परीक्षण के मूल्यों पर आधारित फसलों के लिए उर्वरकों की अनुशंसा करना या प्रयोग करना। ठीक है, यह मृदा के उपयोग की दक्षता और फसलों द्वारा उर्वरक पोषक तत्वों के संकलन और वांछित उपज के लिए पोषक तत्वों की आवश्यकताओं को ध्यान में रखता है। तो यह तो था एसटीसीआर का उद्देश्य। इसका अवधारणा क्या है, ठीक है, इसका कॉन्सेप्ट क्या है, तो इस दृष्टिकोण का उद्देश्य किसानों की बदलती मृदा परीक्षण मूल्य और प्रतिक्रिया स्थितियों के तहत और फसल उत्पादन के लिए लक्षित स्तरों के तहत उर्वरक खुराक की सटीक मात्रात्मक समायोजन के लिए आधार पर किया जाता है। विशिष्ट मृदा फसल की और कृषि संबंधी परिस्थितियों में अन्य एक सलाहकार उद्देश्यों के लिए क्षेत्र परीक्षण के लिए बैकअप मृदा प्रयोगशालाओं तक के सत्यापन में इनको परखा जाता है। ठीक है, इनकी अवधारणा यह है कि उपज की पोषक तत्वों की आवश्यकता कितनी है उसके बारे में पता लगाना, मृदा उपलब्ध पोषक तत्वों से कितनी प्रतिशत योगदान है उसको पता लगाना, उपयुक्त उर्वरकों से कितने प्रतिशत योगदान है मृदा में उसके बारे में पता लगाना। तो इसी को बोला जाता है एसटीसीआर। एसटीसीआर का पूरा नाम क्या आता है, सॉइल टेस्ट क्रॉप रिस्पांस। ठीक है, सॉइल टेस्ट क्रॉप रिस्पांस। उम्मीद करते हैं यह क्वेश्चन भी आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है नैनो पार्टिकल। नैनो पार्टिकल क्या होता है, ठीक है, नैनो पार्टिकल को नैनो कण बोल सकते हैं। तो नैनो पार्टिकल या नैनो कण गोलाकार बहुलक कण होते हैं। नैनो कण गोलाकार बहुलक कण होते हैं जो प्राकृतिक या कृत्रिम पॉलीमर से बने होते हैं। ठीक है, नैनो कण जो होते हैं वो गोलाकार बहुलक कण होते हैं जो प्राकृतिक या कृत्रिम पॉलीमर से बने होते हैं। इनका आकार 10 से 500 नैनोमीटर के बीच होता है। ठीक है, 10 से 500 नैनोमीटर के बीच होता है। इसको कहीं कहीं पर आप देखेंगे तो 10 से 100 नैनोमीटर के बीच में भी देता है। ठीक है, तो आप लोग 10 से 500 भी लिख सकते हैं, 10 से 100 नैनोमीटर लिख सकते हैं। अंतर तो बहुत ज्यादा है, लेकिन मैंने गूगल पे भी देखा तो दोनों दिखा रहा था, 10 से 500 और 10 से 100 तक। ठीक है, तो आप लोग को यही सुटेबल रहेगा। नैनो पार्टिकल जो होता है इनका आकार 10 से 500 नैनोमीटर के बीच होता है। नैनो कण जीवित जीवों या लकड़ी जलाने जैसी मानवीय गतिविधियों द्वारा उत्सर्जित यौगिकों से जुड़ी रासायनिक प्रक्रियाओं के उत्पाद होते हैं। ठीक है, नैनो पार्टिकल जो होते हैं वह जीवित जीवों या लकड़ी जलाने जैसी मानवीय गतिविधियों द्वारा उत्सर्जित यौगिकों से जुड़ी रासायनिक प्रक्रियाओं के उत्पाद होते हैं। अगला देखते हैं थीमेटिक डाटा। ठीक है, थीमेटिक डाटा, तो आप लोग ने अपना जो आप लोगों का फोन है, ठीक है, उसमें देखेंगे एक सिस्टम होता है डिस्प्ले सेटिंग में थीम का। जब आप थीम चेंज करते हैं तो पूरा मोबाइल का थीम जो है बदल जाता है। तो इसी प्रकार से थीमेटिक डाटा होता है। क्या होता है, थीमेटिक डाटा। तो इसके बारे में जानकारी ले लेते हैं हम लोग। तो थीमेटिक डाटा वह डाटा होता है जो किसी विशेष विषय या थीम के संबंध में होता है। ठीक है, थीमेटिक डाटा वह डाटा होता है जो किसी विशेष विषय या थीम के संबंध में होता है। यह एक अस्थायी डेटा होता है। ठीक है, थीमेटिक डाटा क्या होता है, एक अस्थायी डेटा होता है, मतलब लंबे समय तक इसको हम लोग सुरक्षित रख सकते हैं। यह वह डाटा होता है जो किसी विशेष विषय या थीम से संबंधित होता है। ठीक है, तो ये था थीमेटिक डाटा। एक नंबर में इतना बहुत है। आगे देखते हैं एरियल फोटोग्राफी। एरियल फोटोग्राफी जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में बार बार पूछा जाता है, इस बार भी एग्जाम में पूछा जाएगा एरियल फोटोग्राफी। एरियल फोटोग्राफी क्या होता है, तो आप लोग को मैं थोड़ा बता देता हूँ एरियल फोटोग्राफी। ठीक है, एयर ई आल। ठीक है, एरियल जो होता है वह 3 शब्दों से मिलकर बना है, एयर ई आल। ठीक है, अर्थात हवाई या प्रतिबिंबन शब्द का उद्भव 17वीं शताब्दी में लैटिन भाषा के शब्द एयर ई अस, ग्रीक भाषा के एयर ई ओस अथवा एयर से हुआ है। ठीक है, समझ में आया। एरियल जो एरियल फोटोग्राफी है उस शब्द की स्थापना जो है लैटिन भाषा के शब्द एयर ई अस, ठीक है,
एरियस या एरियस ग्रीक भाषा के शब्द एरियोस अथवा एरियस या एयर से हुआ है, जिसका मतलब होता है हवाई चित्रण। ठीक है, जिसका मतलब क्या होता है, हवाई चित्रण। तो इतना समझ में आया। तो हवाई फोटोग्राफी में एक विमान या अन्य हवाई प्लेटफॉर्म से तस्वीरें लेना शामिल होता है। मतलब कि जब हम हवाई जहाज से फोटो लेते हैं तो उसको क्या बोला जाता है, उसी को बोला जाता है एरियल फोटोग्राफी। मतलब एयर में रहकर नीचे का जमीन से फोटो लेंगे तो उसी को बोला जाता है एरियल फोटोग्राफी। मैं इसको थोड़ा सा दिखा देता हूँ आप लोगों को एरियल फोटोग्राफी को। देखिएगा यहाँ से, एरियल फोटोग्राफी का मतलब होता है हवा से फोटोग्राफी करना, मतलब हवा से फोटो लेना। हवाई फोटोग्राफी रिमोट सेंसिंग के सबसे आम, बहुमुखी और आर्थिक रूपों में से एक है। ठीक है, एरियल फोटोग्राफी जो होता है रिमोट सेंसिंग की सबसे आसान, बहुमुखी और आर्थिक रूपों में से एक है। यह अंतरिक्ष के ढांचे के भीतर समय तय करने का एक साधन होता है। ठीक है, यह जो एरियल फोटोग्राफी होता है यह अंतरिक्ष के ढांचे के भीतर समय तय करने का एक साधन होता है। हवाई फोटोग्राफी रिमोट सेंसिंग की पहली विधि थी। हवाई फोटोग्राफी जो है यह रिमोट सेंसिंग की पहली विधि थी और आज भी उपग्रह और इलेक्ट्रॉनिक स्कैनर के युग में इसका उपयोग किया जाता है। हवाई तस्वीरें अभी भी रिमोट सेंसिंग डेटा का सबसे व्यापक रूप से उपयोग किया जाने वाला प्रकार बना रहता है। ठीक है, 1800 के दशक में गुब्बारों और पतंगों से हवाई तस्वीरें ली गई थी। 1800 के दशक में 1800 के दशक के मध्य में गुब्बारों और पतंगों से हवाई तस्वीरें ली गई। फिर 1858 में गैस पर फेलिक्स टूर्नाचोन ने पेरिस के ऊपर 1200 फीट की ऊंचाई से एक कैप्टिव गुब्बारे से पहली हवाई तस्वीर ली। ठीक है, हवाई तस्वीरें किसी प्रकार के कैमरे से ली जा सकती हैं। कई सफल अनुप्रयोगों के हाथ से पकड़े जाने वाले 35 मिमी कैमरों के साथ हल्के विमान से बनाई गई हवाई फोटोग्राफी को नियोजित भी किया गया है। ठीक है, तो ये थोड़ा एरियल फोटोग्राफी जो कि मैंने आप लोग बताया, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है यील्ड मॉनिटरिंग। ठीक है, उपज निगरानी, यील्ड मॉनिटरिंग या उपज निगरानी। तो उपज निगरानी एक कृषि तकनीक होती है। ठीक है, उपज निगरानी क्या, एक कृषि तकनीक है, कृषि टेक्नोलॉजी है, जिसमें किसान अपनी फसलों के उत्पादन या उपज को व्यवस्थित तौर पर मॉनिटर करता है, निगरानी करता है। ठीक है, उपज निगरानी एक क्या है, कृषि टेक्नोलॉजी है, जिसमें किसान अपनी फसलों के उत्पादन को व्यवस्थित तौर पर मॉनिटर करता है, निगरानी करता है। इसके द्वारा किसान अपने खेतों में की गई कार्य जैसे उर्वरक, पानी और अन्य कीटनाशक का इस्तेमाल का क्या असर हो रहा है, कितना असर हो रहा है, किस पौधे पर कितना, किस क्षेत्र में कितना असर हो रहा है, इन सभी बातों के बारे में जानकारी प्राप्त करता है। ठीक है, और समझता है कि किस जगह पर कितना असर हो रहा है। ठीक है, और यह देखता है कि फसल कितनी मात्रा में और किस तरह की हो रही है। ठीक है, फसल कितनी मात्रा में और किस तरह की उपज दे रही है। इसका मुख्य उद्देश्य होता है कि उपकरण के इस्तेमाल के दौरान अनुकूल समय पर उत्पादन और अन्य क्रिया करने में किसान को मदद करना। ठीक है, ये इसका मुख्य उद्देश्य क्या होता है, यील्ड मॉनिटरिंग का। इसका मुख्य उद्देश्य ये होता है कि उपकरण के इस्तेमाल के दौरान अनुकूल समय पर उत्पादन और अन्य क्रिया करने में किसान को मदद करना। इसके उपयोग से किसानों को यह जानकारी होती है कि कौन सी खेती विधि सबसे प्रभावित है जिस क्षेत्र में, और कौन सी क्रिया किस्मों में अधिक उत्पादन होता है। ठीक है, तो मतलब यील्ड मॉनिटरिंग का मतलब यही होता है कि जैसे हम अपनी फसल को खेत में बो रहे हैं, तो हम जब यील्ड मॉनिटरिंग करेंगे तो उसमें पानी देने से लेकर, खाद देने से लेकर, उसकी कटाई बुआई सब कुछ के बारे में क्या रखते हैं, खेत में निगरानी रखते हैं। और निगरानी रखते हैं ताकि देखते हैं कि हम जो पानी दे रहे हैं वो अच्छी मात्रा में, जितनी मात्रा में उतनी मात्रा में मिल रहा है कि नहीं, ज्यादा तो नहीं हो जा रहा है, कम तो नहीं हो जा रहा है। इसी प्रकार से खाद में भी देखेंगे, खाद ज्यादा और कम तो नहीं हो जा रहा है। ठीक है, तो इस प्रकार से हम लोग निगरानी करेंगे, फिर उसका उपज कितना हो रहा है उसके बारे में जानकारी लेंगे। तो इन सभी के बारे में जब हम लोग जानकारी लेते हैं तो उसको बोला जाता है यील्ड मॉनिटरिंग। क्या बोला जाता है, यील्ड मॉनिटरिंग। तो यील्ड मॉनिटरिंग आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। 14 क्वेश्चन मैं आप लोगों को अभी तक बता चुका हूँ। आगे आप लोगों का 15वां क्वेश्चन रहेगा जो कि इंपॉर्टेंट है। तो एग्जाम में मॉडल के बारे में पूछता, मॉडल MODEL। ठीक है, MODEL। ठीक है, तो एग्जाम में मॉडल के बारे में पूछता है। तो मॉडल का वर्गीकरण कीजिए, मॉडल का उपयोग बताइए, इस प्रकार से क्वेश्चन है। तो मॉडल क्या होता है, तो मॉडल के लिए कई वर्गीकरण श्रेणियां मौजूद हैं। एक प्रणाली जिस संभावना के तत्व मौजूद होने पर संभावित या स्टोकेस्टिक व्यवहार दिखा रहे हैं, तो उस वहां पर हम लोग क्या करते हैं, मॉडल का अध्ययन करते हैं। इसके बारे में हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे। ठीक है, लॉन्ग क्वेश्चन और वीडियो भी काफी लंबा हो गया, 24 मिनट का हो गया है। और आप लोगों का 60 क्वेश्चन जो था इसमें कवर हो गया लगभग। और जो भी 1-2 क्वेश्चन फुल फॉर्म वाले बच रहे हैं उनको मैं अगले वीडियो में करा दूंगा, उसको भी आप लोग जरूर देख लीजिएगा। उम्मीद करते हैं वीडियो आपको अच्छा लगा होगा और आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा। वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों के पास शेयर भी जरूर कीजिएगा। धन्यवाद, जय हिंद।